हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कोस्टिंग के एक नए रिवीजन लेक्चर में। आज हम लेक्चर नंबर 1 से डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ रहे थे हमारे लेक्चर नंबर 1 से यूनिट कोस्टिंग के बारे में, जहां हमने हाफ ऑफ द लेसन कंप्लीट कर दिया था। आज रिमेनिंग हाफ लेसन हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप सभी स्कैनर के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। तो एक बार लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ बेस बिल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, देखिए जी, ये बताइए, हर एक व्यक्ति जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, उसकी बेस थीम क्या होती है कि आप इस तरफ लिखेंगे सपोज सेल और डेबिट की साइड आप लिखेंगे कॉस्ट, तो रिजल्टेंट क्या निकल कर आता है हमारे यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है जी। वो आप लोग बाद में अकाउंट्स में जीपी एनपी के रूप में क्लासीफाई करते हैं और कॉस्ट को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूप में क्लासीफाई करते हैं, वो हम बातें करेंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक आइडिया समझते हैं। ठीक है जी। अब ये बताइए, यदि हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए तो इसके क्या क्या साधन हो सकते हैं। या तो जी आप अपनी सेल बढ़ा लो या फिर आप अपनी कॉस्ट कम कर लो। ठीक है जी। अब सर सेल बढ़ा दें, यानी ये जो हिस्सा है ये हमारा एरिया नहीं है, ये एरिया है सेल्स एंड मार्केटिंग वालों का। भाई वो अपना नए नए तरीके लगाकर सेल को बढ़ाने के प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ पर जो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन मुद्दा है वो है ये कि हम कॉस्ट को किस तरह से कम करें। रेदर हम कह सकते हैं कि कम की जगह हमें इसे करना है ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है कि हमें कॉस्ट कम तो करनी है लेकिन क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना। तो इस तरह से दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो सेल बढ़ा लो या कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर लो, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक बात है जी। अब कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना है, कॉस्ट किसकी, या तो गुड्स की या फिर सर्विसेज की। और हम जो लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे, हम सर्विस के बारे में कंटिन्यू ना करके हम किसके बारे में कंटिन्यू करेंगे, गुड्स के बारे में। ठीक है जी। ठीक है जी। देखिए जी, और जो गुड्स की कॉस्ट है वो हमारे यहाँ पर क्लासीफाई की जाती है दो हिस्सों में। एक तो होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसका दूसरा नाम बताइए क्या होता है, जिसका नाम होता है ओवरहेड्स। ये बताइए, ओवरहेड के लिए हम क्या कहते हैं, टोटल ओवरहेड या फिर टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप डिवाइड कर लीजिए किसी एक बेस से, तो आपका क्या निकल कर आ जाता है जी, रिकवरी रेट। और ये जो बेस है ये वाला, ये क्या हो सकता है, नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकता है, लेबर आवर्स हो सकते हैं, मशीन आवर्स हो सकते हैं। ये तो वो हैं जो मेन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं जो हम जानते हैं। ठीक बात है जी। चलिए अब एक बार बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में। ये बताइए, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर 3 एलिमेंट होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है डायरेक्ट लेबर, और आखिरी होता है जो वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। याद कीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंस का एक नाम और भी होता है जिसका नाम होता है चार्जेबल एक्सपेंस। चार्जेबल एक्सपेंस का क्या मतलब होता है कि जो काम करेंगे तो लगते हैं, उसे क्वांटिफाई किया जा सकता है साथ के साथ। ठीक है जी। और ये जनरली हम ये कह के चलते हैं कि ये होती है वेरिएबल, और
जनरली ये होती है फिक्स्ड। जनरली वर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यदि हम आउटपुट को बढ़ा देंगे तो हमारे यहाँ पर ये फिक्स्ड भी चेंज हो जाता है। ठीक बात है जी। तो लास्ट क्लास में हमने इतना सब देखा था और हमने कहा था इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, एक कॉस्ट शीट बना सकते हैं जो कि इस तरह से दिखती थी। आप कहते थे सर डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रदर मैं कहूँ डायरेक्ट कॉस्ट तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए जी, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, इससे बन जाती है टोटल कॉस्ट। इसमें हम हमारा प्रॉफिट जोड़ते हैं जो कि या तो मार्कअप होता है या मार्जिन होता है, और उससे क्या निकल कर आ जाती है टोटल सेल, और उसके बाद हम पर यूनिट सेल प्राइस निकाल सकते हैं। ये था जी कॉस्ट शीट का सबसे इजी फॉर्मेट। अब होगा क्या, ये ही चीज़ें खुलनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि डायरेक्ट कॉस्ट के पार्ट निकल आएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे हमारे यहाँ पर प्राइम कॉस्ट। अभी बताइए, ये रिकवर करने का तो सीधा सीधा तरीका होता है, क्योंकि वेरिएबल होती है तो काम करेंगे तो लगती है, नहीं करते तो नहीं लगती, इसलिए रिकवर करना आसान होता है। इनडायरेक्ट ओवरहेड को इनडायरेक्ट कॉस्ट को रिकवर करने के लिए हमने क्या निकाला था, रिकवरी रेट। एक सिंगल भी हो सकता है या इन्हीं चीज़ों को 3 भागों में क्लासीफाई भी किया जा सकता है। कौन कौन से होती थी? एक तो हमारे यहाँ पर होती थी फैक्ट्री ओवरहेड, फिर होता था ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, और जो लास्ट होता है वो होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इस तरह से कॉस्ट शीट को और आगे इंप्रूव किया जा सकता है। तो आज थोड़ा सा इन्हीं के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो आप ध्यान रखिए, बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की, यानी ये जो कॉस्ट है ये कहाँ लिखी होती है? ये लिखी होती है हमारे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो कहाँ होती है? हमारे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो एक्सपेंडिचर है वो तभी लगता है जब हम काम करते हैं। जनरली ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर हम ज़्यादा क्लासिफिकेशन के चक्कर में अभी पढ़ने वाले नहीं। ठीक है जी, मैंने एक वर्ड यूज़ किया है जनरली, आप सिर्फ समझने के लिए ऐसा समझिएगा। बाद में जब हम मॉड्यूल देखेंगे तो हम बताएंगे कि हाँ, मेरी थ्योरी के अंदर जो मैं समझा रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत हमें चेंज करना पड़ता है कि हमारे यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर से भी हम क्या करते हैं, कभी कभी फिक्स्ड कॉस्ट का जो एलिमेंट होता है वो निकाल के इनडायरेक्ट कॉस्ट में लेकर आते हैं। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए जी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हम कहते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से खर्चे आते हैं, तो एक बार उसकी लिस्ट हम चेक करते हैं। ठीक है जी, आइए जी मेरे नोट्स पर आइए। देखिए जी, लास्ट क्लास में हमने ये सब पढ़ लिया था। एक बार फटाफट से नजर मारिए कि 3 तरह के एक्सपेंडिचर में यहां कौन कौन सा आता है। 3 तरह के एक्सपेंडिचर का मेरा मतलब था हमारे यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड, ये वाला एरिया, कि इसके अंदर कौन कौन से खर्चे लिखे जाएंगे। हमारे यहाँ ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड में क्या क्या आएगा, इसी तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या क्या आएगा। तो ये लिस्ट दे रखी है आपको, ये इंस्टीट्यूट के 1-2 क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट शीट बनाने में आपको हेल्प करेगी। हाँ, होगा क्या, टोटल वैल्यू निकाल कर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर 5400 रुपये है, इसको बेस बनाकर हम क्या करेंगे, रिकवरी रेट निकालेंगे तीनों का। और ये हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया भी था कि तीनों के लिए बेस अलग अलग होता है। जनरली जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओवरहेड, इसके लिए बेस क्या लिया जाता है, यूनिट सोल्ड। ठीक है जी, और हमारे यहाँ फैक्ट्री के लिए क्या बेस लिया जाएगा, यूनिट प्रोड्यूस्ड, सॉरी सर क्या ज़रूरी है कि यही बेस लिया जाए? मैंने कहा नहीं जी, बहुत से मेथड हैं, जोन सा अच्छा लगेगा वो हम लेकर चलेंगे।
ठीक है जी। तो एक बार आप इस लिस्ट को फटाफट से देखिए और फिर नेक्स्ट पेज पर आइए। हाँ जी, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात हो रही है कन्वर्जन कॉस्ट की। देखना जी, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? इट मीन कॉस्ट इंकर्ड एट फैक्ट्री लेवल विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। सिंपल सी भाषा में बात करें तो कन्वर्जन कॉस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है क्या? डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि हम बात कर रहे हैं इतने इतने हिस्से की। देखिए जी, इसको हमारे यहाँ पर क्या बोला जाता है? कन्वर्जन कॉस्ट। जो डायरेक्ट मटेरियल को कन्वर्ट कर दे किसके अंदर? फिनिश गुड्स के अंदर, वही क्या कहलाती है? कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन्होंने कहा फॉलोइंग आइटम्स हम कॉस्ट शीट में नहीं लेते। कौन सी नहीं लेते? एबनॉर्मल आइटम। याद कीजिए, हमने क्लास में एक एग्जांपल लिया था जहाँ हम गाजर के हलवे की कुछ बातें कर रहे थे, आप सभी को याद आया होगा। हम कहते थे जो एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं उसका पैसा कस्टमर से वसूल नहीं किया जाता, क्योंकि वो जनरली ऐसी चीज़ें होती थी जो अवॉइडेबल हो सकती थी, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते थे, इसीलिए कस्टमर हमसे वो पैसा नहीं देगा। तो हम क्या कहते थे, जब हमें कस्टमर से वो पैसा लेना ही नहीं है तो कॉस्ट शीट से निकालो भाई और कहाँ डालो? प्रॉफिट एंड लॉस में। फॉर एग्जांपल लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। और याद कीजिए जो हमने क्लास में एग्जांपल लिया था कि गाय हमारा वो कढ़ाई में मुंह मार के चली जाती है, तो वो एग्जांपल भी यहाँ कवर हो सकता है। ठीक है जी। अगला पॉइंट है फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस चार्जेस यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की बात कर रहे हैं। कह रहे सामान बनाने के लिए आपने जो फाइनेंस पे पैसा उठा रखा है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है, जो आपको डिविडेंड वगैरह देना पड़ेगा, वो सब हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि कॉस्ट शीट में जनरली हम ये जानना चाहते हैं कि सामान बनाने की लागत क्या आने वाली है। ठीक है जी। और इसके अलावा इन्होंने कहा अपॉर्शनमेंट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम नहीं लेके चलेंगे, यानी कि इनकम टैक्स रिजर्व वगैरह की बातें हम यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगेन मुद्दा वही है, हम पर यूनिट प्रॉफिट निकालना नहीं चाह रहे, हम ये जानना चाह रहे हैं सामने वाले से मांगे क्या। जब बिकेगा जब इनकम टैक्स जाएगा, अभी तो सिर्फ ये पता लगाया जा रहा है कि कितने का बेचें। ठीक है जी, ओके जी। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये बताता है कि कॉस्ट शीट को बढ़ाया जा सकता है यदि बीच में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह आ जाए। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन के साथ देखेंगे, और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कल किया भी था। ठीक है जी। तो हमारे पास डाटा नहीं है इस क्वेश्चन को समझाने के अंदर कि वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह क्या आएगा, तो वो सब हम स्कैनर से देखेंगे, क्योंकि जस्ट एंड रिवीजन क्लासेज है तो हम इसे हैवी नहीं करना चाह रहे। ठीक है जी, क्योंकि यदि सब कुछ ही उठा लेंगे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, तो थोड़ा वो फुल वर्जन ऑफ क्लासेज हो जाएगा, जो स्लाइटली हम अवॉइड करेंगे अभी। चलिए जी नोट नंबर 3 पर आते हैं। और हमने क्या कहा था ये बताइए, जनरली जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो चेंज होती रहती है, यानी कि वेरिएबल होती है। यानी हम यदि एक एग्जांपल की सहायता से समझाता हूँ मैं, देखना जी। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक यूनिट को बनाने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट लग रही है वो लग रही है 10 रुपये। तो कोई हमसे कहे कि सर बताइए यदि हम 5 यूनिट बनाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये कितनी लगेगी? 50 जनरली। ठीक है जी। और हम कहें सर हम बनाएंगे ही नहीं, तो हमारी कॉस्ट भी क्या आएगी? 0। हमने कहा सर हम 100 बनाना चाह रहे हैं, ठीक है जी, तो ये आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1000। तो ये तो इशू है ही नहीं। बात ये है कि सर एक चीज़ और भी तो होती है, वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट। हमने कहा सपोज हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 1 यूनिट बनाए तो भी 2 रुपये, 5 बनाओगे तो भी 2 रुपये, 0 बनाओगे तो भी 2, और 100 बनाओगे तो भी 2। यानी ये चीज़ जो होती है फिक्स्ड कॉस्ट, ये आउटपुट के लेवल के साथ वेरी नहीं करती, जबकि वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के साथ वेरी करती है। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जनरली। ठीक है जी।
जनरली मतलब जब हम आउटपुट में चेंज ना करें। तो सर आउटपुट में चेंज कर देंगे तो क्या होगा? जब आउटपुट में चेंज करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट में भी बदलाव आएगा और वेरिएबल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट में भी बदलाव आएगा। वो कैसे आएगा वो ज़रा समझते हैं, ठीक है जी। तो ये टेंडर प्राइस वगैरह की क्या बातें हैं वो हम बाद में पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं जी। ओके, देखिए जी, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखना जी, ए मैनेजर वांट्स टू ascertain the minimum price to be charged if the existing production of 500 unit। ये बताइए अभी कितना बन रहा है? 500, ठीक है जी। और वो कितने बनाना चाहता है? वो कहते हैं कि मैं आगे से 2500 बनाना चाहता हूँ। तो सिंपल सी बात है, जो कॉस्ट है उसमें बदलाव आएगा, ठीक है जी। तो इन्होंने आपको डाटा दिया है कि क्या क्या होने वाला है। ये डाटा सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इस फॉर्म में दिया है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये इतना इजीली अरेंज करके नहीं दे रखा होगा, और यही क्वेश्चन की ट्रिक होगी। यानी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, बस हम डाटा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो देखिए जी, हमारे यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, यानी ये 500 यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं और ये किसके बारे में बात कर रहा है? 2500 के बारे में। तो एक बात बताइए, ये कह रहा है हमारे यहाँ पर मटेरियल है वो लग रहा है 1,20,000 यूनिट। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी पर यूनिट कितना लग रहा है? तो हम क्या कहेंगे जी, 1,20,000 रुपये लगते हैं 500 यूनिट को बनाने में। तो पर यूनिट जो मटेरियल लग रहा है 240। अब एक बात बताओ, यदि कुछ भी ना कहा जाए तो 1 यूनिट पे लग रहे हैं 240, 500 पे लग रहे हैं 1,20,000। तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि 2500 बनाएंगे तो कितने लगेंगे? सही बात है, ठीक है जी। सर ये बताइए अगला पॉइंट क्या है? हमने कहा अगला पॉइंट है डायरेक्ट वेजेस, वो लग रहे हैं 60,000। तो ये बताइए पर यूनिट कितने लगे? 60,000 रुपये लगते हैं 500 पे। तो 1 यूनिट पे कितने लगते हैं? 120 रुपये। यदि 1 पे लगते हैं 120 तो 500 पे लगते हैं 60,000, तो 2500 पे कितने लगेंगे? इनटू मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ, कुछ बदलाव आना होगा वो हम देखेंगे। फिलहाल ये है डायरेक्ट एक्सपेंस लगते हैं जी 10,000। फिर वही बात कि 10,000 लगते हैं 500 पे, तो 1 पर कितना लगता है? 20 रुपये। हाँ जी, सही बात है। तो ये हमारे यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पर यूनिट की बात। अब आगे की बात समझिए। मुझे बताइए, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट थी जो कि आउटपुट के साथ वेरी करती है। हमारे यहाँ पर अब ये जो 3 चीज़ें हैं, ये क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती, यानी आप 500 बनाओगे तो लगेंगे 70,000, आप 1 बनाओगे तो भी कितने लगेंगे? 70,000। हाँ, आप 2500 बनाओगे तो भी लगने कितने चाहिए? 70,000। लेकिन हो सकता है कि बदलाव आ जाए, क्योंकि 500 से 2500 पे जाओगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो बढ़ने हैं ही। हो सकता है कि आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बढ़कर आए, ठीक है जी। चलिए एक बार और देखते हैं थोड़ा सा। हमने कहा 500 पे लगते हैं 28,000। यदि हम सिर्फ 1 बनाए तो भी हम कहेंगे 28,000 ही लगने वाले हैं, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं। लेकिन यदि बात करें 2500 पर तो हो सकता है कि चेंज आए, हो सकता है चेंज नहीं आए। भाई कहने की बात ये है, ये इतनी कॉस्ट तो लगनी है ही, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है जी। इसी तरह सेलिंग की बात करते हैं, 32,000 रुपये है। हम कह रहे हैं 1 बनाएंगे तो भी 32,000 रुपये तो लगेंगे ही। आगे यदि आप 2500 बढ़ाना चाहते हैं तो हो सकता है आपके यहाँ पर कुछ चेंज आए या ना आए, ठीक है जी। तो अगले पेज पर देखिए। अच्छा, एक बार ये प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये इंक्रीज, ये प्रॉफिट का एलिमेंट बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक बार इतना कर लेते हैं, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा अब हमें कितनी यूनिट कंसीडर करनी है? 2500। हमारे डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना निकाला था हमने? एक बार पर यूनिट निकाल लेते हैं। 240, 120 और 20। ये क्या है? पर यूनिट। देखिए जी, क्या कुछ चेंज आ रहा है? तो इन्होंने कहा हमारे यहाँ मटेरियल में तो कोई चेंज नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये 20% कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां से माइनस कर लेते हैं 120 का 20%, यानी अब 1 यूनिट पर 96 रुपये लगेंगे। और हमें कितनी यूनिट की चाहिए?
2500 यूनिट की, तो मल्टीप्लाई बाय 2500 कर लेते हैं। तो ये अब हमारे यहाँ पर खर्चा नज़र आएगा 2,40,000 रुपये। और जो ये 240 रुपये है, इनके अंदर इन्होंने कोई बदलाव नहीं कहा, तो ये तो आना ही है। तो ये हमारे यहाँ पर लगेगा जी 6 लाख रुपये, और वो लगेगा 50,000 रुपये। तो मेरे हिसाब से अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है जी, चलिए जब शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे वर्क्स ओवरहेड से। ठीक है जी, एक को समझिएगा, बाकी चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी। ये बताइए, जो हमारे यहाँ वर्क्स ओवरहेड है, यदि हम 500 बना रहे हैं तो भी 70,000 लग रहा है, हम 1 बना रहे हैं तो भी 70,000 लग रहा है, यदि हम 2500 बनाएं तो भी लगना चाहिए 70,000। ठीक बात है जी। लेकिन यदि क्वेश्चन कहता है कि कुछ बदलाव आएगा तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन है का 50% है वेरिएबल, 50% है फिक्स्ड, और जो फिक्स्ड है उसमें आएंगे 30,000 रुपये। ठीक है जी, चलिए एक बार देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करें। देखिए जी, वर्क्स ओवरहेड के 2 हिस्से बनाने को बोल रहे हैं। एक तो बोल रहे हैं फिक्स्ड और एक बोल रहे हैं वेरिएबल। टोटल है 70,000 रुपये, यानी 0.5% फिक्स्ड है, 0.5 वेरिएबल है। 0.5 मतलब कि 50%। तो फिक्स्ड कितना है 35,000 रुपये, और ये कितना है 35,000 रुपये। अब इन्होंने कहा जो फिक्स्ड पोर्शन है ना, उसमें जुड़ जाएंगे 30,000। तो हमने कहा ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अब 65,000। और आप जानते हैं जो वेरिएबल होता है वो 35,000 रुपये लग रहे हैं कितने पे, 500 पे। तो ये 2500 पे कितने लगेंगे, उस अकॉर्डिंग ये बढ़ जाएंगे। ये बिल्कुल किस तरह से वर्क कर रहा है, जैसे हमने डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस के वे में निकाला था। तो ये आ गया जी हमारे यहाँ पर 1,75,000 रुपये, और ये आ गया हमारे यहाँ पर 2,40,000 रुपये। तो इस तरह से हम हमारे यहाँ पर आ गए हैं फैक्ट्री कॉस्ट तक, जो कि निकल कर आती है 11,30,000 रुपये। हाँ जी, सही बात है। चलिए जी, इसी तरह से बात करेंगे ऑफिस ओवरहेड की, इसी तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की। मैं चाहता हूँ कि आप फटाफट से अपना कैलकुलेटर निकालिए और मुझे करके दिखाइए। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बना क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर इसके लिए। मैं डाटा लिख रहा हूँ फटाफट से, ठीक है एक बार। तो ये है 28,000 रुपये, 32,000 रुपये। देखिए जी, ऑफिस ओवरहेड के अंदर सीधा बोल रहे हैं कुछ फिक्स्ड और वेरिएबल का चक्कर नहीं है, सीधा 25% बढ़ा लो। ठीक है जी, जबकि इसके अंदर कह रहे हैं 60 और 40 में क्लासीफाई करो पहले तो यहाँ ये चक्कर ही नहीं है वेरिएबल वाला, सीधा कह रहा है 28,000 ही हैं, बस 25% बढ़कर आएगा। तो ये आ जाएगा जी 35,000 रुपये। ये आ गया जी 11,65,000। और ये कह रहा था कि ये यहाँ पर पहले है 60-40, आई मीन कहीं गलत तो नहीं हो रहा, मैं कहीं गलत सोच रहा हूँ शायद। हाँ जी, 60% वेरिएबल, 40% फिक्स्ड। तो 60% वेरिएबल, 40% फिक्स्ड।
तो ये 19,200 रुपये आ गया जी यहाँ पर, और 12,800 आ गया यहाँ पर। चेंज देखते हैं जी। देखिए जी, वेरिएबल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, फिक्स्ड में कह रहा है 25% बढ़ा लेना जी, ठीक है। तो ये जो 12,800 है इसमें जुड़ जाएंगे जी 25%, तो ये आ जाएगा जी 16,000। और ये वैसे ही जैसे हमने डायरेक्ट मटेरियल लेबर वगैरह किया था कि 19,200 लग रहे हैं 500 पे, तो 2,500 पे कितने लगेंगे? ये वैल्यू आ गई जी 96,000 रुपये, टोटल आ गई 1,12,000 रुपये, ठीक है जी। अब जो टोटल कॉस्ट निकल कर आई वो निकल कर आई है 12,77,000 रुपये, ठीक है जी। आइए जी अब क्वेश्चन के प्रॉफिट एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं। देखिए जी, सीधी बात करते हैं, ये बताइए 48,000 रुपये आप कमा रहे हैं, कितने यूनिट पर? 500 पे, तो आप एक पर कितना कमा रहे हैं? 96 रुपये। तो क्या आप 2500 यूनिट के ऊपर भी 48,000 रुपये कमाना चाहेंगे, या पर यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 96 होगा? हमने कहा जी बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय 96 होना चाहिए, क्योंकि यदि लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है तो प्रॉफिट ऑफ आउटपुट भी तो बढ़ना ही चाहिए। हमने कहा यानी ये बंदा मिनिमम 2,40,000 तो लेना चाहेगा ही, लेकिन हो सकता है इसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए। देखना जी, आखिरी लाइन में बोला है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जो कि ऑलरेडी बन चुकी है। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 5% प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये कह रहा है कि हम 5% बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम इसी वैल्यू में 5% बढ़ा देते हैं जी, जो कि आ जाएगी 2,52,000 रुपये। यानी ये बंदा क्या चाह रहा है कि अब हम कितने रुपए लेंगे सामने वाले से? 2,52,000 रुपये एज एन प्रॉफिट, ठीक है जी। तो हमारी सेल्स वैल्यू निकल कर आएगी जी 15,29,000 रुपये। देखिए जी, कह रहे हैं कितने रुपए कस्टमर से ले, तो हमें अपने प्रॉफिट को मीट करने के लिए लेने हैं 15,29,000। हमने उसे कितनी यूनिट बेची है? 2,500। तो डिवाइड करके हम कहेंगे जी आपको पर यूनिट कितने का पड़ने वाला है जी सामान? 611 रुपये 60 पैसे का। हाँ जी, बताइए। अच्छा, बीच में यदि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक रही हो तो प्लीज़ आप एक्सक्यूज़ कर लेना, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कैलकुलेशन एरर। आप तो जानते हैं क्लास से ही हमारी हैबिट रही है थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर की, ठीक है जी। आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो अभी उस पर नहीं जाएंगे, पहले हम इतने पर ही फोकस करेंगे। चलिए जी, आज के लिए इतना। आप सभी मुझे व्हाट्सएप पे अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, एंड आप आज से अपने स्कैनर के क्वेश्चन पूरा करें। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान किया जाएगा, ठीक है जी। जब तक आपके स्कैनर के क्वेश्चन पूरे नहीं हो जाते हम अगले चैप्टर पर नहीं बढ़ेंगे। और ध्यान रखिएगा, नवंबर अटैम्प्ट है आपका, अभी से हार्डवर्क करना शुरू कर दो, तब जाके अच्छे नंबर आपके आएंगे, ठीक है जी। चलिए जी, गुड बाय, टाटा बाय।